हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 1 नवंबर है और आप सबको पहले से ही पता है कि हम आपके बीच एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हम आपके एसएससी के लिए प्रिपरेशन कराएंगे वोकैब का सेक्शन। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस को फॉलो करिए एसएससी के लिए वोकैब के सेक्शन की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि किसी भी एग्जाम की बात हम करें, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश का सेक्शन अहम होता है और उस इंग्लिश के सेक्शन में भी वोकैब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसे हम भाषा की बात करें तो भाषा में हम कहते हैं कि गागर में सागर भरना। वो अच्छा व्यक्ति वही माना जाता है जो कम शब्दों में अधिक बातें कहता हो। कम शब्दों में अधिक बातें कहने का मतलब जो गागर में सागर भरता हो, ये कहावत काफी प्रचलित है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम जा रहे हैं करने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है, उसका उद्देश्य ही यही है कि कम शब्दों में अधिक बातें कहना। जैसे आप कह रहे हो कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि भगवान में विश्वास नहीं रखता, इफ देयर इज समवन हु हैज नो बिलीफ इन गॉड, तो उसको हम क्या कहेंगे? इतने बड़े सेंटेंस को कहने के बजाय हम एक वर्ड कह सकते हैं अथिस्ट। तो आप देखिए कि इतने बड़े सेंटेंस के कहने के बजाय हम उस इतने बड़े सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक वर्ड से, अथिस्ट से। जैसे हम बात करें कि देयर इज अ पर्सन और देयर इज अ अथॉरिटी हु नोज एवरीथिंग, तो जो पूरा सब कुछ जानता हो, तो इसके बजाय हम क्या कह सकते हैं? ओमनीसिएंट, एक वर्ड मात्र। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का होना लैंग्वेज में एक ही उद्देश्य को सर्व करता है। वो हमारा उद्देश्य है कि कम शब्दों में अधिक बातें कहना, और एक अच्छा भाषाविद वही माना जाता है जो कम शब्दों में अधिक बातें कहता हो। तो दोस्तों, चलिए अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेक्शन को शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। द गिवन सेंटेंस इज A person who is fluent in 2 languages, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि 2 भाषाओं में फ्लुएंट हो, उसको अच्छे तरीके से बोल पाता हो, लिख पाता हो, समझ पाता हो। तो ऑप्शंस देख लेते हैं वन बाय वन। ऑप्शन 1 इज वर्सेटाइल, इट मींस एबल टू डू मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि कई सारी चीजों को अच्छे तरीके से करने में सक्षम हो, उसको हम कैसा कहेंगे? वर्सेटाइल पर्सनालिटी का व्यक्ति कहेंगे। Let's move on to the next option, which is expert. It means having special knowledge or skills. If someone is expert, it means he or she has special knowledge or skill in a particular area. तो यहाँ पे expert का मतलब होता है विशेषज्ञ। Let's look at the next option, which is bilingual. It means able to speak 2 languages equally well. If a person is bilingual, it means he has the ability to speak 2 languages equally well. Let's look at the next option, which is knowledgeable. It means having a lot of knowledge. तो knowledgeable का मतलब होता है विद्वान। तो जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो, a lot of knowledge, उसको हम क्या कहेंगे? knowledgeable कहते हैं। तो हमसे कहा गया है सब्स्टिट्यूट करने को a person who is fluent in 2 languages. If you look at option 3, which is bilingual, it also means ability to speak 2 languages equally well. If someone is bilingual, he or she possesses the ability to speak 2 languages equally well. So we would mark option 3 as the correct one. Let's move ahead. The next question is, choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is intense and unreasoned fear or dislike. काफी गहरा और अनरीजन, बिल्कुल अतार्किक, 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 फियर, डर हो, या डिसलाइक हो, अनिच्छा हो, अनिच्छा हो। तो उसको हम क्या कहेंगे वन वर्ड में? तो जैसे इंटेंस एंड अनरीजन फियर। अनरीजन फियर का क्या मतलब होता है? अतार्किक, मतलब कि उस फियर के पीछे कोई रीजन नहीं है, वैलिड रीजन नहीं है, वो फियर अतार्किक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? Let's look at our options. Option 1 is horror. It means a feeling of great shock or fear. तो shock का मतलब होता है झटका और fear का मतलब होता है डर, आपको पता ही है। तो काफी बड़ी झटके और डर की जो फीलिंग है उसको हम क्या कहते हैं? हॉरर कहते हैं। Let's look at the next option, which is phobia. It means a strong unreasoned fear. Let's look at the next option, which is fright. It means a feeling of fear.
तो डर की जो फीलिंग है, डर की जो भावना है, जो डर की जो आपके अंदर फीलिंग है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्राइट कहते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज स्केयर। इट मीन्स अ सडन फीलिंग ऑफ फियर। अचानक से आपको डर की जो फीलिंग है वो आ जाना, उसको हम क्या कहेंगे? स्केयर। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर और डिसलाइक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 अगर आप देखो which is phobia, it also means a strong unreasoned fear. If you look at all the options, they are somewhat related to fear, but option 2 is particularly related to the fear which is unreasoned. There is no reason behind that fear. So we would mark option 2 as the correct one. Let's move ahead. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is to give someone's authority to another. मतलब किसी एक की authority को, किसी एक की सत्ता को, पावर को किसी दूसरे को देना, उसको हम क्या कहेंगे? Let's look at our options. Option 1 is assign. It means to give something to somebody that they can use. अगर आप कोई चीज किसी को असाइन कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको दे रहे हो ताकि बाद में लेटर ऑन वो उसको यूज कर सके, ठीक है? Let's look at the next option which is delegate. It means to give part of your power and authority. तो अपने अथॉरिटी और पावर का कोई हिस्सा, एक पार्ट जो है किसी को दे देना, वो क्या कहलाता है? डेलीगेट करना कहलाता है। Let's look at the next option which is represent. It means to show or give something again. तो रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। अगर रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे तो उसी से रिप्रेजेंट बना है। इट मीन्स टू शो और गिव समथिंग अगेन, तो किसी को दिखाना या किसी को देना कुछ एक बार पुनः। Let's look at the next option which is designate. It means to officially give position, name और character. तो officially अगर आप किसी को कोई पोजीशन दे रहे हो, नेम दे रहे हो या कैरेक्टर दे रहे हो, तो उसको आप क्या कर रहे हो? आप डेजिग्नेट कर रहे हो। इसका मतलब होता है डेजिग्नेट का यही। तो हमसे पूछा क्या गया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। इफ यू लुक एट ऑप्शन 2 which is delegate, it means to give part of your power and authority. You can say that option 2 can substitute the given sentence. So we would mark option 2 as the correct one. Let's move ahead. The next question which is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is to cause a process or action to begin. तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी एक्शन को क्या करना? शुरुआत करना, उसकी शुरुआत करना। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 इज इनिशिएट. इट मीन्स टू कॉज द बिगिनिंग ऑफ। यहाँ पे केस नहीं है, यहाँ पे कॉज है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो यहाँ पे इनिशिएट करने का मतलब होगा टू कॉज द बिगिनिंग ऑफ। तो किसी की शुरुआत, मतलब किसी की शुरुआत का कारण बनना, किसी को शुरुआत देना, उसको हम क्या कहेंगे? इनिशिएट करना, या किसी चीज को शुरुआत करना हम इनिशिएट करना कहते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज इम्पेल. इट मीन्स टू अर्ज और ड्राइव फॉरवर्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग मोरल प्रेशर। तो इम्पेल करने का मतलब किसी को कुछ भी करने के लिए क्या करना? प्रेरित करना, या उससे पूछना, उसको इस तरीके से स्ट्रॉन्ग मोरल प्रेशर दे करके उससे किसी चीज को करने के लिए कहना क्या कहलाता है? इम्पेल करना कहलाता है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज इमिटेट. इट मीन्स टू प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ। इमिटेट करने का मतलब होता है नकल करना। इफ यू आर स्पीकिंग इन द सेम वे आई एम स्पीकिंग, सो आई कैन से दैट यू आर इमिटेटिंग मी। सो इमिटेट करने का मतलब होता है नकल करना। Let's look at the next option which is conscript. It means enrolled into service by compulsion. Compulsion का मतलब होता है दबाव में। तो किसी भी सर्विस में enrolled होना, वो भी compulsion के द्वारा, अनिच्छा के, अपनी इच्छा के विरुद्ध compulsion के थ्रू, दबाव के थ्रू आप enrolled हो अगर, तो वहां पे उस चीज को हम क्या कहते हैं? conscript कहते हैं। तो यहाँ पे to cause a process or action to begin का one word substitution पूछा गया है। If you look at option 1 which is initiate, which means to cause the beginning of, you can say that the word can substitute the given phrase or sentence. So we would mark option 1 which is initiate as the correct one. Let's move ahead. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence.
द गिवन सेंटेंस इज द absence ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो जहां पे कानून की या व्यवस्था की, कानून व व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की absence हो, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर ना हो, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन वन इज रिबेलियन। इट मीन्स एन अटेम्प्ट टू चेंज द अथॉरिटी यूजिंग वायलेंस। तो किसी सत्ता को चेंज करना, किसी अथॉरिटी को चेंज करना, वो भी क्या यूज करके? वायलेंस यूज करके, हिंसा को यूज करके। तो उसको हम क्या कहेंगे? उस अटेम्प्ट को रिबेलियन कहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज म्यूटिनी। इट मीन्स द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू ओबे द ऑर्डर्स स्पेशली इन केस ऑफ सोल्जर्स। तो वहां पे क्या है कि एक जो एक्ट है रिफ्यूज करने का, मतलब मना करने का, क्या किसी ऑर्डर को, हायर अथॉरिटी के ऑर्डर को ओबे करने से, मानने से मना कर देना, उस एक्ट को हम म्यूटिनी कहते हैं। स्पेशली ये सोल्जर्स के केस में होता है, सोल्जर्स के केस में होता है, सिपाहियों के केस में। इसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, म्यूटिनी को। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज रिवोल्ट। इट मीन्स अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। तो किसी सत्ता के प्रति जो है प्रोटेस्ट कर देना, रेजिस्टेंस शो करना, क्या कहलाता है? रिवोल्ट करना कहलाता है, रिवोल्ट उसको हम कहते हैं। लेट्स लुक एट द लास्ट ऑप्शन विच इज अनार्की। इट मीन्स द सिचुएशन वेयर देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। तो एनार्की का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां पे कोई अथॉरिटी ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, तो वहां पे कानून और व्यवस्था की जो अब्सेंस है, उस व्यवस्था को, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? एनार्की कहते हैं। देयर इज नो लॉ, देयर इज नो अथॉरिटी टू इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर, तो उसको हम एनार्की कहेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है द अब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप ऑप्शन 4 देखो जो एनार्की है, तो दैट सीम्स टू बी द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन सेंटेंस। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट वन। Let's move ahead. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is a disease which is spread by direct contact. तो ऐसे कोई भी डिजीज जो कि डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट से फैले, एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस। कॉन्टेजियस, इट मींस इजीली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन और प्लेस टू अनदर पर्सन और प्लेस। तो किसी एक व्यक्ति या जगह से किसी दूसरे व्यक्ति या जगह से इजिली जो है फैलना क्या कहलाता है? उसको हम कंटेजियस कहते हैं। कंटेजियस इज एन एडजेक्टिव। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज इन्फेक्शियस। इट मींस कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के द्वारा जो कोई चीज, कोई डिजीज अगर कॉज्ड हो, मतलब इन्फेक्शन अगर उसका कारण हो किसी डिजीज का, तो उस डिजीज को हम कैसा कहते हैं? इन्फेक्शियस कहते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज एपिडेमिक। इट मींस पर्टिकुलर डिजीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ कम्युनिटी। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डिजीज जो कि केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, बट वो लार्ज स्केल पे उस कम्युनिटी में फैला हुआ है, तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। जैसे कि आज अगर आप कोरोना देखो, तो कोरोना एक पैंडेमिक है। पैंडेमिक का मतलब कि ये ग्लोबल लेवल पे है, किसी एक कम्युनिटी पे या एक रीजन पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर यही केवल चाइना तक रिस्ट्रिक्टेड रहता और वहां पे लार्ज स्केल पे वहां के चाइनीज लोगों को हुआ होता, तो हम कहते हैं कोरोना एक पैंडेमिक नहीं है, एपिडेमिक है। लेकिन क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पे है और सब प्रभावित है इससे, तो इसलिए हम इसको पैंडेमिक कहते हैं। तो एपिडेमिक वो होता है ऐसा डिजीज जो कि पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर कम्युनिटी तक ही रिस्ट्रिक्टेड हो, बट उस कम्युनिटी, उस रीजन में वो लार्ज स्केल पे फैला हो, तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज एंडेमिक। इट मींस नेटिव टू अ पर्टिकुलर रीजन और प्लेस। तो एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय। तो अगर कोई फ्लोरा फौना, कोई स्पीसीज अगर एंडेमिक स्पीसीज है, इट मींस द स्पीसीज इज नेटिव टू अ पर्टिकुलर रीजन, मतलब एक पर्टिकुलर स्थान विशेष पर ही पाया जाना, तो उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं। हमसे पूछा गया है अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन 1 आप देखो, कॉन्टेजियस, इट मींस easily spread from one person or place to another person or place. So we would mark option 1 as the correct one because it seems to be the appropriate one word substitution for the given sentence. Let's move ahead. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is an animal story with a moral. तो कोई आपको moral lesson या नैतिक मूल्य
सिखाता हो ऐसी कोई स्टोरी जिसमें कि मोस्टली एनिमल कैरेक्टर्स हो, एनिमल कैरेक्टर्स, एनिमल कैरेक्टर्स हों, तो वो वैसी स्टोरी को हम क्या कहेंगे? एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल। तो वो स्टोरी आपको नैतिक मूल्य सिखाती हो बट उसमें जो कैरेक्टर्स हों वो एनिमल कैरेक्टर्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन वन इज फेबल। इट मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी स्पेशली हैविंग एनिमल कैरेक्टर्स दैट टीचेस अ मोरल लेसन। कोई नैतिक मूल्य सिखाती हो वो स्टोरी जिसमें कि मोस्टली एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसको हम फेबल कहते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज टेल। इट मीन्स अ स्टोरी बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इट इज फिक्शियस, सो उसको हम टेल कहते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज एनेक्डोट। इट मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ पर्सन और इवेंट। तो किसी पर्सन या इवेंट के बारे में कोई एक शॉर्ट स्टोरी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जो कि जनरली पॉपुलर होती है मासेस में। यू कैन इजिली हियर फ्रॉम द पीपल ऑफ लोकेलिटी की उसके बारे में, उस घटना के बारे में, इवेंट के बारे में, व्यक्ति के बारे में वो लोगों को पता होती है, तो एक वो यहाँ से मतलब ओरली पास ऑन होती रहती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को, तो उसको हम एनेक्डोट कहते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज पैरेबल। इट मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ मोरल लेसन। तो यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी ये भी मोरल लेसन आपको सिखाती है, नैतिक मूल्य सिखाती है, बट इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो पैरेबल और फेबल दोनों में केवल एक ही अंतर है, दोनों शॉर्ट स्टोरी होती हैं, दोनों ही मोरल लेसन सिखाती हैं, बट फेबल में एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, पैरेबल में आपके ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है एन एनिमल स्टोरी विद अ मोरल, तो उसमें उसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आप ऑप्शन वन देखो, अ फेबल। इट मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी हैविंग एनिमल कैरेक्टर्स दैट टीचेस अस अ मोरल लेसन। तो हम यहाँ पे देखें ऑप्शन वन, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन वन कैन बी अ सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन सेंटेंस, सो वी वुड मार्क ऑप्शन वन एज द करेक्ट वन। लेट्स प्रोसीड। The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is a thing likely to be easily broken. तो ऐसी कोई वस्तु जो कि उसको easily broken मतलब कि उसको आसानी से टूट जाने की जो उसकी संभावना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? Let's look at our options. Option 1 is vulnerable. It means weak and easily hurt physically or emotionally. तो vulnerable का मतलब होता है काफी नाजुक, तो उसको हम vulnerable कहते हैं। Let's look at the next option which is flexible. It means able to change to suit new conditions. तो नई changing conditions को suit करने के लिए मतलब suit करने के लिए यानी उसके अपने आप को ढालने के लिए, एक्मोडेट करने के लिए, एडाप्ट करने के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अगर हम कहें नम्यता कहें कि वो इजिली जो है रिजिड नहीं है कि एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं सकती। तो जो वो एबिलिटी है कि एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में अपने आप को इजिली ढाल लेना, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी से ही फ्लेक्सिबल बना है। Let's look at the next option which is brittle. It means hard but easily broken. So brittle, if something is very hard and but it can easily be broken by the force, we would be saying that it's brittle. Brittle is an adjective. Let's look at the last option which is delicate. It means fragile or easily broken. तो delicate का मतलब होता है कि जो कि fragile हो, जो कि easily broken हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपना सेंटेंस अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, तो ऑप्शन 3 देखो आप, इट सीम्स टू बी द मोर एप्रोप्रिएट among the given options, so we would mark option 3 as the correct one because it can substitute the given sentence. Let's proceed further. The next question is choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence, or the you can also say a phrase or clause related to moon. तो यहाँ पे क्या है? मून से, चंद्रमा से जुड़ा हुआ, चंद्रमा से जुड़ा होना या जुड़ा हुआ। If something is related to moon, तो उसको हम क्या कहेंगे? Let's look at the options. Option 1 is solar. It means related to sun. जो सूर्य से जुड़ा हो उसको हम सोलर कहते हैं। जैसे सोलर सिस्टम हमारे पास है, सोलर सिस्टम है, और इक्लिप्सेस भी हमारे पास होते हैं, जैसे सोलर एक्लिप्स भी होता है,
तो जो भी सोलर सूर्य से रिलेटेड हो, हमारे सन से रिलेटेड हो, उसको हम सोलर कहते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज मूनी। इट मींस लिट बाय द मून लाइट। तो मूनी का मतलब होगा कि जो कि प्रकाशित हो, चंद्रमा के प्रकाश से जो प्रकाशित हो उसको हम मूनी कहते हैं। लेट्स लुक एट द, वैसे चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता कि चंद्रमा के प्रकाश से कुछ प्रकाशित होगा, वो तो खुद ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, क्योंकि वो एक सैटेलाइट है, न कि स्टार है। तो बट फिर भी उसका अगर रिफ्लेक्शन, उसके रिफ्लेक्शन के थ्रू भी अगर कोई चीज प्रज्वलित या दिखाई देती है, प्रकाशित होती है, तो उसको हम मूनी कहते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज ल्यूनर। इट मींस रिलेटेड टू द मून। अगर कोई चीज मून से, चंद्रमा से जुड़ी हुई है तो उसको हम लूनर कहते हैं। Let's look at the last option which is honeymoon. It means a holiday or vacation taken by newly married or wedded couple. तो जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनके द्वारा एक वेकेशन, हॉलीडे या आप कह लो छुट्टी, वो जो ली जाती है उसको हनीमून कहते हैं, स्पेशली टू सेलिब्रेट द वेडिंग। Let's look at the last question of today's session. The question is, choose the alternative which can be substituted for the given words or sentence. The given sentence is something kept as a reminder of an event or something or a place. तो ऐसी कोई चीज जो कि आप रखते हो, जनरली आप अपने पास रखते हो, जो कि आपको किसी इवेंट की या किसी प्लेस की आप याद दिलाती रहती है, तो वो एज अ रिमाइंडर आपको काम करती है। जब भी आप उसको देखते हो तो वो आपको उस इवेंट या उस प्लेस का याद दिलाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 इज ट्रॉफी। इट मींस समथिंग गिवन एज अ टोकन ऑफ विक्ट्री। तो टोकन ऑफ विक्ट्री, अगर आप कोई जीत हासिल आप करते हो और उसके टोकन के रूप में आपको कुछ दिया जाता है, तो जो दिया जाता है उसको हम ट्रॉफी कहते हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज सोवेनिर। इट मींस अ थिंग केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ समथिंग। तो ऐसी कोई वस्तु जो कि किसी चीज को, किसी दूसरी चीज को, किसी प्लेस या इवेंट को के रिमाइंडर के रूप में अगर रखी जाती है तो उसको हम सोवेनिर कहते हैं। लेट्स लुक एट द थर्ड ऑप्शन विच इज प्राइज। इट मींस समथिंग गिवन फॉर गुड वर्क डन। तो कोई, अगर आप गुड वर्क कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, तो उसके बदले जो आपको दिया जाता है उसको हम प्राइज कहते हैं। प्राइज का हिंदी में मतलब होता है इनाम, इनाम। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज एंटीक। इट मींस ओल्ड एंड वैल्यूएबल। तो जो एंटीक होता है, एंटीक इज एन एडजेक्टिव। तो जो एंटीक होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो कोई चीज अगर एंटीक है तो वो बहुत ही पुरानी है बट वैल्यूएबल है, लेकिन कीमती है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो हमसे पूछा गया है समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इफ यू लुक एट ऑप्शन 3 which is souvenir, it also means a thing kept as reminder of something, so we would mark option 2 as the correct one, because the option 2 can only substitute the given sentence here, so that's why we would be marking option 2 as the correct one. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। और आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए जब भी हम उनको अपलोड करें। तो दोस्तों हम आगे दूसरे सेशन में फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।